नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का सिलसिला। दिल्ली में इन दिनों महंगे बिजली बिलों ने आम जनता को काफी परेशान कर रखा है। बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर भाजपा ने दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सोमवार को दिल्ली में सड़कों पर उतरे और लोगों के सामने बिजली की दरों में बढ़ोतरी और पानी की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली सरकार ने बिजली बिलों पर पीपीएससी सरचार्ज और पेंशन सरचार्ज के नाम पर अन्य अधिभार लगा दिए हैं, जिस कारण राष्ट्रीय राजधानी में बिजली की दरें महंगी हो गई। दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं पर यह वित्तीय बोझ मुख्य रूप से पावर परचेज एग्रीमेंट कॉस्ट यानी कि पीपीएसी के तिमाही संशोधन के कारण उत्पन्न हुआ। यह ऐसा सिस्टम है जो उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक बोझ साबित हो रहा है। दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों में पीपीएससी की दरों में काफी बढ़ोतरी हुई, जिसका असर दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में बिजली की आपूर्ति करने वाली विभिन्न डिस्कॉम पर पड़ा है, लेकिन इसकी मार सीधी आम जनता पर पड़ी है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सुर्खियों में है। वहीं मुख्य विपक्षी दल भाजपा भ्रष्टाचार और बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। कर्नाटक राज्य सरकार ने हाल ही में अतिरिक्त रेवेन्यू हासिल करने के लिए पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की, जिसके कारण राज्य में दूध के दामों से लेकर बिजली तक के दामों में बढ़ोतरी हुई। भाजपा ने बेंगलुरु में केएसआरटीसी के बस किराया वृद्धि प्रस्ताव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र और कर्नाटक विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आर अशोक के नेतृत्व में विधायकों ने विधान भवन के पास महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा के निकट धरना दिया, साथ ही हाथों में तख्तियां लेकर विरोध मार्च में निकाला। विजयेंद्र ने सरकार पर दलितों और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ काम करने का आरोप लगाते हुए कहा, 187 करोड़ रुपए के महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाले की जांच से खुलासा हुआ कि इस धनराशि का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में किया गया। भाजपा ने जहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से इस्तीफा देने की मांग की, तो वहीं कांग्रेस नेता और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने भाजपा के विरोध को पॉलिटिकल ड्रामा करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की आय से अधिक संपत्ति मामले में याचिका खारिज कर दी। याचिका में सीबीआई जांच पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सीबीआई का आरोप है कि कांग्रेस सरकार में मंत्री रहने के दौरान डीके शिव कुमार ने 2013 और 2018 के बीच अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की। इस मामले में हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सीबीआई को 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने और रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम में सीएए लागू होने के बाद से अब तक केवल 8 लोगों ने इसके लिए आवेदन किया है और केवल 2 लोगों ने साक्षात्कार दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में कुछ लोगों ने सीएए के नाम पर अनावश्यक आंदोलन किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री कार्यालय में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी को गुलदस्ता भी दिया। दोनों नेताओं के बीच यह शिष्टाचार भेंट थी। केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय के ने टेलीकॉम सेक्टर में एक सहयोगात्मक वातावरण को बढ़ावा देने और नीतिगत निर्णयों में भागीदारी बढ़ाने के लिए हितधारकों की 6 अलग सलाहकार समितियों का गठन किया। असम के विभिन्न हिस्सों में जलस्तर तेजी से घटने की वजह से बाढ़ की स्थिति में सुधार जारी। हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी निमाटी घाट, तेजपुर और धुबरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम में बाढ़ प्रभावित 13 जिलों में 172 राहत शिविरों और वितरण केंद्रों में 58,000 से अधिक लोग अब भी शरण लिए हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 90 से अधिक हो चुकी है। असम के कछार जिले में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। 52 राजस्व सर्किलों के तहत 1342 गांव अब भी जलमग्न है और बाढ़ के पानी में 25,367.6 हेक्टेयर फसल क्षेत्र डूब गया है।
उत्तर प्रदेश में खासकर पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में लगातार बारिश के बाद कई नदियों का जलस्तर में वृद्धि हुई। प्रदेश के 900 से अधिक गांव में लगभग 18 लाख लोग बाढ़ की चपेट में। उत्तर प्रदेश के करीब 18 जिले बाढ़ से प्रभावित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। नेपाल में भारी बारिश के कारण बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर के निचले इलाकों में बसे सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। पूर्वी चंपारण से होकर गुजरने वाली गंडक नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी, जिससे जिले के केसरिया और संग्रामपुर में कई दर्जन टोले और छोटे छोटे गांव प्रभावित हुए हैं। गुजरात के कई हिस्सों में सोमवार को भी भारी बारिश का दौर जारी। गुजरात के वलसाड जिले में भारी बारिश के कारण कई निचले इलाके जलमग्न और राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी पानी भर गया। दिल्ली में हुई बारिश से जहां लोगों को उमस से थोड़ी राहत मिली, वहीं थोड़ी देर के बाद बारिश में ही दिल्ली की सड़कों पर जल जमाव देखने को मिला। दिल्ली यूनिवर्सिटी इलाके में जलभराव की स्थिति से लोग जूझते दिखाई दिए। मुंबई में सोमवार को हुई भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया और रत्नागिरी के लिए रेड अलर्ट, जबकि सतारा और पुणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र के रायगढ़ और रत्नागिरी जिले में भारी बारिश से कई नदियां उफान पर और खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। बारिश के बाद मिट्टी खिसकने के कारण कोंकण रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया। गुजरात के नर्मदा और गांधीनगर में भी भारी बारिश के बीच आने वाले कुछ दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। तेलंगाना के कई जिलों में भी सुबह से भारी बारिश हुई। हैदराबाद शहर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर जल जमाव देखने को मिला। केरल में बीते 2 दिनों से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है, जिसके मद्देनजर त्रिशूर, मल्लपुरम, कोझिकोड, कन्नूर, कासरगोड, एर्नाकुलम और वायनाड के शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी घोषित कर दी गई। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर नई दिल्ली में कौशल संवाद का आयोजन किया गया। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने इस दौरान स्किल इंडिया से जुड़े लाभार्थियों, प्रशिक्षकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में मारे गए 3 आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। नियंत्रण रेखा के पास हुई मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादी बड़े हमले की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस और सेना के सतर्क जवानों ने उनके नापाक इरादों को नाकाम कर दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली के श्री जगन्नाथ मंदिर में आयोजित बहुड़ा यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर हर घर, गली, कूचे और दुकान सजाए गए, क्योंकि हर कोई महाप्रभु जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की वापसी का इंतजार करता है। ओडिशा के उप मुख्यमंत्री प्रवती परिदा पुरी में बहुड़ा रथ यात्रा में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि ओडिशा के लोग भाग्यशाली हैं कि 9 दिनों तक हम इस रथ यात्रा को देख पा रहे हैं। सभी पर प्रभु जगन्नाथ की कृपा बनी रहे, हमारी यही प्रार्थना है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने शिक्षा विभाग में सोमवार को 41 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार अपने कार्यकाल के दौरान 1 लाख नौकरियां देने का वादा पूरा करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने FSSAI का दौरा किया और सीईओ और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने FSSAI परिसर में आम का पौधा भी लगाया। कावेरी विवाद पर तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी जल न छोड़ने के कर्नाटक के फैसले की निंदा की और मंगलवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इससे पहले 14 जुलाई को कर्नाटक के बेंगलुरु में एक सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसके बाद कर्नाटक सरकार ने कावेरी नदी से तमिलनाडु को 1000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी के बजाय केवल 8000 क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला किया। मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 98 दिन किए गए सर्वे की रिपोर्ट सोमवार को हाईकोर्ट के इंदौर बेंच में पेश की गई। 2000 पन्नों की इस रिपोर्ट पर 22 जुलाई को कोर्ट सुनवाई करेगी।
मस्जिद पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को भोजशाला परिसर के एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से मना कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसकी अनुमति के बिना सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई न की जाए। विक्रम मिस्त्री ने देश के नए विदेश सचिव का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले विनय मोहन क्वात्रा विदेश सचिव के पद पर कार्यरत थे। उत्तर प्रदेश के अमेठी में मुहर्रम त्योहार से पहले जुलूस निकालकर विवादित नारा लगाने का मामला सामने आया। मामले का वीडियो वायरल होने के बाद अमेठी पुलिस ने मामले की संज्ञान लेते हुए सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अमेठी में अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा लगाए गए आपत्तिजनक नारों पर संत समाज ने नाराजगी जाहिर करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की। उत्तराखंड में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक हुई। इस बैठक में बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव की हार और आगामी निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया। देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी परिसर में आयोजित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत सभी अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। श्रीनगर में 8वीं मुहर्रम के वार्षिक जुलूस में लोगों ने हिस्सा लिया। लोगों ने मुहर्रम की 8वीं तारीख को करबला में अपनी जान गंवाने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वार्षिक जुलूस श्रीनगर के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण और भावनात्मक अवसर है। कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना हुआ। उत्साही तीर्थयात्री कड़ी सुरक्षा के बीच पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से बालटाल और पहलगाम यात्रा बेस कैंप की ओर पवित्र तीर्थ स्थल के लिए रवाना हुए। जयपुर में जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सड़कों से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू कर दिया। यह अभियान आज से 31 जुलाई तक चलाया जाएगा। इसमें विशेष रूप से शहर की प्रमुख सड़कों से अतिक्रमण हटाने पर जोर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की नई स्थानांतरण याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया। इस मामले में अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद हुई हिंसा के 40 से ज्यादा मामलों को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की सीबीआई की याचिका पर सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दायर दलीलों पर जवाब देने के लिए सीबीआई को 3 हफ्ते का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं में डेप्यूटी स्पीकर की नियुक्ति की मांग वाली जनहित याचिका पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी। वकील विभा मखीजा ने सुनवाई के दौरान सीजेआई से कहा कि कोर्ट को विधानसभाओं में डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव नहीं होने पर केंद्र से स्थिति रिपोर्ट मांगनी चाहिए। शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला जारी रहा और सेंसेक्स 146 अंकों की तेजी के साथ नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। निफ्टी भी नए शिखर पर पहुंचा। निफ्टी 85 अंकों की बढ़त के साथ 24,586 के स्तर पर बंद। बीएसई सेंसेक्स शेयरों में एसबीआई, एनटीपीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स, मारुति और आईटीसी प्रमुख रूप से लाभ में रहे। वहीं नुकसान में रहने वाले शेयर्स में एशियन पेंट्स, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, टेक महिंद्रा और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज शामिल हैं। चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-जून तिमाही में भारत के ऑटोमोबाइल निर्यात में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 15.5% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया कि उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन पीएलआई योजना से मिले प्रोत्साहन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के निर्यात में जून महीने में 16.91% की वृद्धि हुई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोन आज से महंगा हो गया। एसबीआई ने कुछ अवधियों के लिए अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट एमसीएलआर को बढ़ा दिया है। बैंक की वेबसाइट के अनुसार बैंक ने एमसीएलआर में 10 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 10 बीपीएस तक की बढ़ोतरी की है। ठगों ने नोएडा में नैनीताल बैंक के सर्वर को हैक कर 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम 89 अलग अलग खातों में 89 अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर ली। इनके खिलाफ बैंक के आईटी विभाग के मैनेजर ने मुकदमा दर्ज कराया।
सोने की कीमत 50 रुपए बढ़कर 75,150 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं दूसरी तरफ चांदी की कीमत 500 रुपए गिरकर 94,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। स्विगी और जोमेटो दोनों ने अपने प्लेटफॉर्म फीस में बढ़ोतरी का ऐलान किया। कंपनी ने प्लेटफॉर्म फीस को 20% तक बढ़ा दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जनता को संबोधित किया। बाइडेन ने अमेरिकी समाज में हिंसा पर कहा कि हम हिंसा के रास्ते पर नहीं जा सकते क्योंकि अमेरिका अपने इतिहास में बहुत हिंसा झेल चुका है। बाइडेन ने हमले के दौरान मारे गए एक आम नागरिक के परिजन के प्रति संवेदना जताते हुए उसे हीरो बताया। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि उन्होंने ट्रंप से बात की है। बाइडेन ने कहा कि इस मामले की जांच अभी शुरुआती चरणों में है। हमें अभी इस घटना के मकसद की कोई जानकारी नहीं है। राष्ट्रपति ने घटना को लेकर किसी तरह की थ्योरी न बनाने की अपील की। उन्होंने एफबीआई और सीक्रेट सर्विस एजेंसियों को अपना काम करने देने की बात कही। जो बाइडेन ने सुरक्षा एजेंसियों को ट्रंप को और अधिक सुरक्षा देने का निर्देश दिया। बाइडेन ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाएगा। एफबीआई ने कहा कि अब तक की जांच से संकेत मिलता है कि शूटर ने अकेले ही घटना को अंजाम दिया। एजेंसी ने कहा कि वो जांच कर रहे हैं और इस हमले में उसकी किसी ने मदद नहीं की। केपी शर्मा ओली ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। सोमवार को काठमांडू के शीतल निवास स्थित राष्ट्रपति कार्यालय में एक विशेष समारोह में केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर ओली का यह चौथा कार्यकाल है। वो पूर्व में 3 बार प्रधानमंत्री पद पर रह चुके हैं। ओली ने प्रधानमंत्री पद पर पुष्पकमल दहल प्रचंड की जगह ली है। दरअसल पुष्पकमल दहल ने शुक्रवार को संसद में बहुमत साबित न कर पाने के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद राष्ट्रपति पौडेल ने राजनीतिक दलों को नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। राष्ट्रपति के बुलावे पर 72 वर्षीय ओली ने अपने नए गठबंधन सहयोगी नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउवा के साथ प्रधानमंत्री पद के लिए दावा पेश करने के लिए राष्ट्रपति कार्यालय पहुंचे थे। ओली ने अपने समर्थन में 166 सांसदों के हस्ताक्षर वाला पत्र पेश किया था। 275 सदस्यों वाली प्रतिनिधि सभा में सरकार बनाने के लिए 138 सांसद होना जरूरी है। 166 सांसदों के समर्थन के दावों के बाद राष्ट्रपति ने ओली को सरकार बनाने का न्योता दिया और उनको पद की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपीएन यूएनएमएल पार्टी के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच मैत्री के गहरे संबंधों को और मजबूत करने और परस्पर सहयोग को बढ़ाने के लिए साथ मिलकर काम करने की उम्मीद जताई। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री काजा कलास ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने यूरोपीय संघ में विदेश नीति प्रमुख का पद संभालने के लिए प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि काजा कलास नई सरकार के गठित होने तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर काम करती रहेंगी। लिबरल रिफॉर्म पार्टी ने 2019 और 2023 के चुनावों में काजा कलास के नेतृत्व में जीत हासिल कर सरकार बनाई थी। पाकिस्तान के सूचना मंत्री के हवाले से खबर है कि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैन लग सकता है, यानी कि इमरान खान की मुश्किलों में आने वाले दिनों में और भी इजाफा देखा जा सकता है। पाकिस्तान की सूचना मंत्री अता तरार ने जिस तरह से तहरीक इंसाफ पार्टी पर बैन लगाने की बात कही है, उससे तो साफ जाहिर है कि पाकिस्तान की सबसे मजबूत विपक्षी दल का देश से पत्ता साफ हो सकता है। पाकिस्तान की सरकार की ओर से यह फैसला शीर्ष अदालत की ओर से आरक्षित सीटों के मामले में पीटीआई को राहत दिए जाने के बाद सामने आया है। हालांकि शनिवार को ही पाकिस्तान की अदालत ने इमरान को इद्दत मामले में भी राहत दी है। पाकिस्तान में अराजकता और आतंक दोनों ही अपने चरम पर हैं। सोमवार को बन्नू आर्मी छावनी के हमलावरों ने निशाना बनाया। बन्नू छावनी के प्रवेश द्वार पर सिलसिलेवार तरीके से 3 शक्तिशाली विस्फोट हुए, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना और हमलावरों के बीच भीषण गोलीबारी हुई। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक कैफे के बाहर हुए शक्तिशाली विस्फोट से कम 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 अन्य घायल हो गए। यह घटना तब हुई जब लोग यूरो 2024 टूर्नामेंट का फाइनल देख रहे थे।
अर्जेंटीना ने एक बार फिर अमेरिका की सबसे बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता कोपा अमेरिका का खिताब जीत लिया। खिताबी मुकाबले में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 1-0 से हराने में सफलता पाई। इस हार के साथ ही कोलंबिया का 28 मैचों से चला आ रहा अजेय जीत का सिलसिला भी टूट गया। जीत के साथ अर्जेंटीना ने सबसे अधिक 16 बार कोपा अमेरिका जीतने का रिकॉर्ड भी बना लिया। उरुग्वे ने कोपा अमेरिका में तीसरा स्थान हासिल किया। तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में उरुग्वे ने कनाडा को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। स्पेन ने यूरो कप का खिताब अपने नाम किया। रोमांचक खिताबी मुकाबले में युवा स्पेनिश टीम ने इंग्लैंड को 2-1 से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ ही स्पेन ने 12 साल बाद यूरो कप का खिताब अपने नाम कर लिया। वहीं यह उनका चौथा यूरो कप खिताब भी है। स्पेन की यूरो कप जीत के साथ ही उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। मैड्रिड में हजारों की संख्या में स्पेनिश टीम के समर्थकों ने एकत्रित होकर मैच का आनंद लिया। चीनी ताइपे की सी हसुवेई और पोलैंड के जॉन ज़ेलेंस्की की जोड़ी ने विंबलडन के मिश्रित युगल का खिताब जीत लिया। फाइनल में उन्होंने मैक्सिको के सैंटियागो गोंजालेज और ऑल्मोस की जोड़ी को हराने में सफलता पाई। कैटरीना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड ने विंबलडन में महिला युगल का खिताब जीता। सिनियाकोवा और टाउनसेंड ने फाइनल में ब्रिएला डाब्रोविस्की और एरिन रुटलिव को शिकस्त दी। रोहित शर्मा ने वनडे और टेस्ट में अपने भविष्य को लेकर कहा कि वो इतनी दूर का नहीं सोचते। उन्होंने कहा कि अभी कुछ समय और उनके प्रशंसक उन्हें खेलते हुए देखेंगे। हरारे में जिम्बाब्वे पर भारत को 4-1 से T20 सीरीज में जीत दिलाने के बाद शुभमन गिल ने कहा कि वो कप्तानी करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाते हैं, साथ ही मैदान पर रहने का आनंद भी लेते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने नीदरलैंड्स के स्ट्राइकर जोशुआ ज़कर्जी के साथ लगभग 40 मिलियन यूरो का करार किया है। 23 वर्षीय जोशुआ ने ओल्ड ट्रैफर्ड के साथ 5 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें अतिरिक्त 12 महीने का विकल्प भी शामिल है। पूर्व NFL खिलाड़ी जैकोबी जोन्स का 40 वर्ष की आयु में ह्यूस्टन स्थित उनके घर में निधन हो गया। जोन्स ने NFL में 8 सीजन बिताए और बाल्टीमोर रेवेंस की 2013 की सुपर बाउल जीत में अहम भूमिका निभाई। LIV गोल्फ एंडालुसिया के प्लेऑफ में भारत के अनिर्बान लाहिड़ी को हराकर लोकल फेवरेट सर्जियो गार्सिया ने 4 साल में अपनी पहली पेशेवर जीत हासिल की। तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी की फिल्म हसीन दिलरुबा के दूसरे पार्ट फिर आई हसीन दिलरुबा 9 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। प्लेबैक सिंगर जुबिन नौटियाल ने अपना नवीनतम गाना जोर की बरसात हुई किया रिलीज। इस गाने में बिग बॉस OTT कंटेस्टेंट अभिषेक मल्हान और ईशा मालवीय आएंगे नजर। अभिनेत्री कैटरीना कैफ के बर्थडे से पहले उनकी एक तस्वीर फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे स्वामी कोरगज्जा के ऑफिस का बताया जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस अपने खास दिन से पहले स्वामी कोरगज्जा का आशीर्वाद लेने पहुंची। अक्षय कुमार ने फिल्मों की शूटिंग जल्द खत्म करने पर तोड़ी चुप्पी। उनका कहना है कि एक समय था जब शूटिंग जल्दी खत्म करने की उनकी काबिलियत की लोग तारीफ करते थे, लेकिन अब उनकी फिल्में नहीं चल रही हैं, तो अब इसी आदत को कमी के रूप में देखा जा रहा है। वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर जय सेतुपति की एक्शन फिल्म महाराजा को सिर्फ 3 दिनों में पछाड़ते हुए फिल्म इंडियन 2 2024 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई है। फिल्म निदेशक करण जौहर ने तस्वीरें साझा कर नेहा कक्कड़ का अपनी टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी धर्मा कॉर्नरस्टोन में स्वागत किया। उन्होंने पोस्ट साझा कर नेहा की प्रशंसा की। और जाह्नवी कपूर की नई फिल्म उलझ के ट्रेलर प्रीव्यू कार्यक्रम में कई हस्तियां शामिल हुई। इस खास मौके पर जाह्नवी कपूर के साथ साथ अभिनेता गुलशन देवैया और राजेश तेलंग भी नजर आए। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस न्यूज 100 में
अभी के लिए इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार।